तो चोपला बोलते हैं, वहाँ से बसेस वगैरह अंदर 18 किलोमीटर तक अंदर जाती है, और वहाँ पे गुरुकुल भी है, गंगा का किनारा है, और राजा ध्रुव की राजधानी रही है वो। अब तो टूटा फूटा खंडर हो चुका है। तो मेरे गुरुजी वहाँ पे मैंने अपने गुरुजी बनाए, तो उन्होंने मुझे साधना वगैरह करवाई। तो शुरू में जैसे लगता है कि आपने बहुत एनर्जी पा ली है, आपके करने से पहाड़ टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आस पड़ोस में गया तो सबको एहसास भी हुआ कि कुछ हो गया, कुछ बदला है। तो पड़ोस में एक लेडीज़ थी, वो भूत बाधा से ग्रसित हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो कोई समझ में नहीं आया किसको बुलाएं, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। अब मैं दौड़ के जैसे उनके घर तक जाता तो वो ठीक हो जाती। अच्छा। फिर वापस आता तो फिर वो आते दौड़ते कि जी अब जाड़ भिजनी शुरू हो गई है, और वो तो बहुत भारी हो जाती है, 2-2 बंदों से संभलती नहीं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? एक तो जेंट्स की आवाज़ में बोलना, अच्छा। और ज़ोर से कहना कि मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। तो मैंने फ्राइड और सिगमेंट फ्राइड वगैरह को भी पढ़ा है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, जो अपने वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है, जिन्होंने रिसर्च करी जो है। एक्सॉर्सिज्म वगैरह कर। हाँ, वो सब कुछ किया। तो मेरे को समझ में ये आता था, जब से भी ड्यूअल पर्सनैलिटी पे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक में भूत प्रेत ही कि हो, थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब उसका वेट मैंने देखा, तो वेट वो 4-5 आदमियों से भी वो उठी नहीं, और पतली सी बिल्कुल, वो उसमें वेट 42 kg के आसपास होगा वैसे नॉर्मली देखा जाए। तो बड़ी मुश्किल से, तो वो हर बारी वो ठीक हो जाती जाती। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा अब आओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक थाली बजा देनी है। जैसे हमारे यहाँ पे किसी की अगर डिलीवरी हो लड़का हो तो थाली बजा देते हैं। तो उन्होंने थाली बजाई, तो उनकी समझ में नहीं आया जो नेगेटिव एनर्जी थी। मैं पहुँचा भागा हुआ, तो उसका हाथ पकड़ लिया मैंने लेडीज़ का। मैंने कहा अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तो हाथ में छोड़ नहीं रहा था, मैंने कहा इसको बेड पे लिटाओ। बेड पे लिटाया। फिर मैंने ध्यान से देखा कोई मिर्गी का दौरा वोरा वगैरह तो नहीं है, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरी पूछताछ शुरू हुई। जो मन में पाठ थे, मंत्र थे, डर मैं अंदर से रहा था, काफ़ी डर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रहा था किसी को। बातचीत हुई, कौन है, तो उसने बताया कि जी हम 7 बंदे हैं, इकट्ठे रहते हैं, हम सारे जेंट्स हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और हमारे इसमें लेडीज़ नहीं है। मैंने कहा मरने के बाद भी इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? बोले जी बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा भूत प्रेतों में भी मेल फीमेल होते हैं? बोले जी सब होते हैं। और वो आपको बिल्कुल ऐसे क्यों आंसर कर रहा है, मतलब फ्रेंडली कैसे हो गया आपसे कि जो आप पूछ रहे हो? वो डर रहा था आपसे या क्या? उससे पहले प्रक्रिया चलती है, बातचीत चलती रहती है। वो झूठ बोल रहा था। पहली बात तो उसने कहा कि मेरे को छोड़ दे, मैं पीर हूँ, बर्बाद कर दूंगा। जो हमारे पास राजूगढ़ी है, वहाँ पे एक पीर बाबा है, तो उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका नाम लेते रहे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे जानते हो, क्योंकि मैं रूटीन में वहाँ जाता था। तो उसने कहा नहीं जी, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, इसलिए भाग जाते हैं। मैंने कहा मेरे को बड़ी खुशी है अंदर तक कि 10 बंदे वहाँ पे खड़े हैं, और भूत अंदर से कह रहे हैं कि मैं रिस्पेक्ट तो करता आपकी हूँ। इज्जत करता हूँ। मैंने कहा रिस्पेक्ट क्यों करते हो? बोले जी आपने गायत्री मंत्र किए हुए हैं। तो मुझे तब पता लगा गायत्री मंत्र की बहुत शक्ति होती है, बहुत पावरफुल चीज़ है। तो मैंने कहा अब अपने बारे में बताओ। बोला छोड़ दोगे इसको? बोला नहीं जी, लेके जाना है। मैंने कहा लेके नहीं जाएगा। तो मेरे कुछ मंत्र थे, वो पाठ किए, तो थोड़ा सा तड़पा। फिर मैंने कहा कि लहसुन की कुछ धुनी वगैरह दो। तो वो लहसुन की धुनी से बहुत ज़्यादा अंदर तक डर गया, काँप गया। तो बातचीत होती रही उससे, सवाल जवाब होते रहे। मैंने कहा भगवान देखा है? बोले जी भगवान देखा होता तो इस योनि में थोड़ी ना होते। मैंने कहा कैसे आए इस योनि में? तो उसने बताया राज, बड़ा गहरा राज बताया कि मैं रेलवे लाइन से कट गया था, और मेरे को सारा दाह संस्कार हो गया, मेरा अंगूठा वहीं रह गया जी। अच्छा। जिसके कारण मेरी मुक्ति नहीं हो पाई। और ये वहाँ से आ रहे थे, और मुझे ये अच्छा लगा उस समय, तो मैं इनके साथ आ गया। मेरे साथ और भी हैं, 6 जने और हैं। मैं सब एंटिटीज और हैं 6 एंटिटी, वो बाहर बैठी हैं, वो आपके सामने नहीं आएंगी। वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती इन लेडी को, जो वो एंटिटीज डिस्टर्ब करते हैं। वो उसको भेज रही थी कि भी मरते वक्त पाप भी हो तो इससे से हो, वो उसको ले जाना चाह रहे थे। तो जो बड़ी आइडेंटिटी होती हैं, वो क्या करती हैं कि दूसरे छोटे वाले को परेशान करती हैं। इसलिए आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा कि कोई भूत अगर जो किसी को बता रहा हो, तो वो जल्दी से भागता है कि वो आ रहा है आप, है ना। तो इनमें भी पावरफुल होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, किसी कारण से उसके साथ भी एनर्जी जुड़ी हुई होती है, किसी ने अपने इष्ट को मनाया होता है, तो आत्मा के साथ पावर जुड़ जाती हैं, और वो मरने के बाद भी पावरफुल हो जाता है। जैसे आपने अभी सुना हुआ, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ब्रह्म राक्षस मंत्रों को भी खा जाता है, ये कर देता है, उसके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ सब पे चलती है, वो है प्रेम। ये भी प्रेम के भूखे होते हैं। इनसे प्रेम से बात करो ना, तो ये ऐसे बच्चों की तरह बात करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये होती है बातचीत नहीं कर सकते आपस में, इशारे ही होते हैं।
हम ही बातचीत कर सकते हैं। ये स्वाद नहीं ले सकते, उसके लिए हमारे शरीर में आना ही पड़ेगा, जीभ की ज़रूरत है उसके लिए। तो इसीलिए शरीर पे कब्जा कर लेते हैं कई बार। तो काफ़ी देर बातचीत करने के बाद फिर उसको छोड़ने के लिए कहा गया, तो उसने कहा कि छोड़ तो दूंगा पर मेरे को मुक्ति चाहिए। अब मैंने उनको बोल दिया कि हाँ तुमको मुक्ति मिल जाएगी, मैं मुक्ति दे दूंगा, आप कसम खाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया किसकी कसम दूँ। तो मुझे जो भी गंगा जी, यमुना जी, गाय माता, हनुमान, बजरंगबली, सबकी कस्में खाता रहा। मैंने कहा अब जाओ, इतनी कस्में खा ली, अब तो जाना पड़ेगा। हाँ। तो वो देखती रही, घूरती रही लेडीज़ मोटी आंखों से। मैंने कहा जाओ, अब जाओ, यहाँ से जाओ। तो हंसी छूटते छूटते बची। उसने कहा पहले हाथ छोड़ोगे जब ही तो जाऊँगा, अपने हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ है। अच्छा। तो फिर मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद वो आज तक ठीक रही, उस लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरह की दिक्कत नहीं। उसके बाद वो कभी आए भी नहीं। आपने कोई ताबीज़ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उन्हें नहीं फ्यूचर के कोई लिए? नहीं। बस वो कस्में हैं। हर एक धर्म का जो भी भूत होगा वो अपने धर्म की ही कस्में मानेगा। आप ये सोचो कि हिंदू वाला भूत मुसलमान से मान जाएगा, आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि उसके इष्ट भगवान अलग है। उसकी मेमोरी में कोई और ही भगवान चल रहा है, और ही ताकत चल रही है। सर लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब बिलीव नहीं करा जा रहा कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह उससे बात कर रहे हो, कस्में चढ़ा रहा है नेगेटिव एनर्जी, या कि कस्में खाओ, बिलीवेबल नहीं है। थोड़ा अजीब सा सुन के वो लग रहा है कि यार अजीब ऐसे सा कैसे लगता है ना। हुआ? आप जब भी देखोगे जो भी आएगा कि वो उसकी बातचीत जरूर होगी, हाँ। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो, चाहे वो वर्बली बात कर रहा हो। और ये बात करते हैं, शुरू में कभी बात कभार करने के लिए फेंका तैयार फाकी नहीं भी होते। लगती है थोड़ी कि कोई हुआ भी नहीं है ऐसी, कभी कभार कि भाई इंस्ट्रूमेंट पे कुछ दिखा कुछ रहा और बोल कुछ और दिया, हाँ, ऐसा वो भी लगता है। सरसराहट की आवाज़ें आती हैं, जो ट्र की आवाज़, फिर वो डिकोड करते हैं। सर वो तो लाइट्स के हिसाब से करते हैं। चलो अगर यहाँ पे आप मेल हो तो दो बार ब्लिंक करो, फीमेल हो 3 बार ब्लिंक करो, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बट ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भूत से ना आम जनता की तरह बात हो रही है। हाँ भाई कि जा क्यों नहीं रहा, वो कह रहा या है तो कसम वो खा इतनी फिर। पावरफुल एंटिटी नहीं होगी, या ऐसा नहीं ऐसा नहीं भी हो नहीं, सकता है। देखो मैंने ना एक से एक खतरनाक चीज़ से बात करी हुई है। मुझे लगता है बात करने से सारा कुछ मतलब जो निकलता है ना, सॉल्यूशन निकल सकता है। अब कहने को कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ ऐसे भी हैं जिनको लात मारनी पड़ती है। उनके लिए ये है, लहसुन की अगर जो धुनी दो, या उनको बहुत गंदी चीज़ से सामना करवाओ। अगर जो मोमडन्स, अगर जो मुस्लिम उससे जिन्नाती वगैरह से संबंधित है, तो वो सूअर से बहुत डरेगा। सूअर की कोई भी चीज़ अगर वो सामने लाएगा तो उसको लगेगा कि अब तो किसी भी तरीके से जिस दिन क़यामत का दिन होगा उस दिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो वो उस चीज़ से डरते हैं। तो हर चीज़ का ना एक भय, इस जन्म में जैसे हम चलते हैं ना, भगवान की मूर्ति देख के अपने आप सर झुक जाता है, यही दिमाग में मरने के बाद भी हमारा चलता रहता है। हम बदल नहीं पाते हैं खुद को आसानी से। तो ये चीज़ें लाइफ के साथ चलती सर क्या उन्होंने उन लेडी को कुछ सेक्सुअली असॉल्ट किया था कुछ? हर 90% लेडीज़ को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है इनके द्वारा। मोस्टली पहचान होती है कि आपके थाई पे नील के निशान होंगे, आपकी पिंडलियों पे, आपकी बाहों पे नील के निशान आएंगे और चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि रात को क्या हो चुका है आपके साथ। आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, आलसी जीवन हो जाएगा, आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, और आपको वाइट फ्लूइड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। कमर में दर्द बनना शुरू हो जाएगा, आपसे उठा नहीं जाएगा। काम करोगे तो बहुत करोगे, नहीं तो ऐसे पड़ जाओगे। खाना एकदम या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम हो जाएगा। तो आप समझ लो कि आप फंस चुके हैं इस चक्कर में। कभी आपको बदबू आएगी, कभी आपको खुशबू आएगी बिना उसके। उनको ट्रीट करने के बाद आपके ऊपर कुछ इफेक्ट हाँ, हुआ उसके बाद की तो कहानी बहुत ही खतरनाक हुई। अब मैं जहाँ भी चलता है ऐसा लगता है कोई मेरे ऊपर से हेलीकॉप्टर टाइप का घूम रहा है इस सिचुएशन के इस बाद। सिचुएशन के बाद। फिर जो मेरे गुरुजी हैं, उनके जो भतीजा था, उनका फ़ोन आया मेरे मामा के घर पे, यहाँ पे पाली गाँव में। तो उन्होंने कहा कि ब्रिज को भेजो, कुछ प्रॉब्लम है। मैं वहाँ गया तो उनके हाथ में स्टिक थी, डंडा था इतना बड़ा कि खुद की मुक्ति के बारे में जानते हैं, खुद को मुक्त करना जान गए आप। कमिटमेंट कैसे कर दी किसी भूत प्रेत को कि मुक्त कर दोगे। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया। बोला वो चीज़ें मेरे पास आके कह रही हैं कि आपके शिष्य ने कहा है कि मुक्त कर देंगे, अब मुक्त करो। महसूस हो रहा है ना? मैंने कहा हाँ गुरुजी हो तो रहा है। फिर उनका अब आराम से बैठ, अब मैं ठीक करता हूँ। तो उन्होंने ठीक किया उस चीज़ को। और मेरे गुरुजी कोई सामान्य गुरुजी नहीं थे, उन्होंने कौरवों की सेना में काम किया था, वो भाला फेंकते थे उसमें। मतलब पिछले जन्म में। पिछले जन्मों में उन्होंने कृष्ण जी को मैंने रूबरू देखा है। इवन देन अश्वत्थामा जी को भी वो अच्छे तरीके से जानते थे, मिलते भी थे। पूठ में वो आते भी थे, किसी को पता नहीं था। प्लेज बोलते हैं आज भी जो आते हैं। हाँ आते हैं वो।
प्लेज बोलते हैं ना, प्लेज लगा देते हैं गंगा का, जो तट सा छूट जाता है, दोनों दोनों तरफ गंगा जी की धार होती है और बीच में वो खरबूजे वगैरह बो देते हैं। तो वहाँ पे वो कुटिया में रहते थे, दूर से दिखा दिया था एक बारी के दूर से। तो ये सब उनको याद आया? नहीं, उन्होंने कैसे उनकी पता प्रैक्टिस कैसे थी, चला उन्हें? 5-6 जन्म थे उनके महाभारत से लेके अब तक के बीच में। अरे बाप रे। तो उन्होंने कुछ बताया हुआ आपको वैसे कि क्या हुआ उस टाइम पे, कैसी थी? हाँ, उन्होंने कहा, मैंने सामने आज भी भाला जब थे तो भाला बहुत अच्छे से चलाते थे, सीआईडी में थे वो, और उसके बाद वो इसमें आ गए मेडिटेशन ध्यान वगैरह में। और उनको जन्मों का याद था। उनकी एक लाइन बहुत अच्छी थी कि गीता में साफ लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तेरे में मेरे में खास अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, मैं अपने सभी हो चुके और होने वाले जन्मों के बारे में जानता हूँ, तो सिर्फ इसी जन्म के बारे में जानता है। तो ये जन्मों का रहस्य बहुत गहरा है। तो उसी के हिसाब से तो उन्होंने उनकी मुक्ति करी, जो भूत प्रेत थे साथ में, जो किया, मैं बच के निकल आया। फिर उन्होंने मुझे वो सिखाया कि इस भूत विद्या के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, नुकसान हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। ये तो चलो रिस्पेक्ट करती थी, वो कुछ पावरफुल चीज़ें होती हैं तो बहुत नुकसान। वैसे जो आपने साधना करी उनके साथ रहकर, वो किसी देवी देवता की करी या गायत्री मंत्र ही आपने सिद्ध करा? गायत्री मंत्र एक्चुअली मेरी मदर किया करती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो लगी रहती थी गायत्री मंत्र। तो उस समय मेरे को भी अपने आप हो गया, उसका प्रभाव आ गया। तो मैंने कुछ साधनाएं जो वाम मार्गी होती हैं, जैसे भैरव साधना, भैरव वगैरह साधना, वो मेरी वो हो नहीं रही थी पूरी। गुरुजी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गायत्री आगे अड़ जाती है, कि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी, मुझे पावर चाहिए थी, बोला पावरों से दूर रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, उस गायत्री साधना का प्रभाव मेरी मदर से आया, जो है कि उसका प्रभाव मेरे पर, फिर मैंने भी काफ़ी की। और इसका प्रभाव ये रहा कि वाम मार्गी, कोई भी वाम मार्गी बोलते हैं जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह और करण पिशाची वगैरह, ये मुझे एंटिटी सिद्ध करना चाहते थे कि इस लाइन में हेल्प होती रहे। हाँ, इस लाइन में हेल्प होती रही, क्योंकि मैं बहुत से दिग्गज बंदों से मिला। मोदी नगर में एक हकीम जी थे, मुरादनगर में, तो वो ऐसे जैसे आजकल धीरेन्द्र जी हैं वो बता देते हैं, वो तो इससे भी फास्ट बताते थे। वो उनके पास मैं जाता था और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके पास आते थे, पटौदी परिवार से भी आते थे, शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे, लाइन लगती थी हकीम जी के पास जाके। तो वो मन में ये होता था इनके भी पास भी कोई पावर है, करण पिशाचनी की या हनुमान जी की, सिद्धि तो मुझे भी करनी है, दूसरों को अचंभित मुझे भी करना है। क्योंकि बचपना होता है ना कि दिखाने के लिए सबको, कि छोटी उम्र थी, ताकत दिखाने का एक घमंड होता है, तो वो सारा चलता है। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि गलती होती है। तो बट सर, ऐसा होता है कि आपके प्रोफेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसी सिद्धि करके रखते हैं या कुछ एंटिटीज से अपना काम करवाते हैं, ऐसा होता है? कब होता है, बहुत होता है, राजस्थान में ज़्यादा होता है। राजस्थान की पावर बहुत ज़्यादा, जो वहाँ के ब्राह्मण है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अंत अच्छा नहीं होता। फिर उसका अंत हमेशा मैंने देखा है बुरा ही होता है। जो आप सामान्य साधना करोगे, प्रभु का नाम लोगे, भजन करोगे, वो श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप तंत्र मंत्र के माहिर हो जाओ, लेकिन मुझे जो मेरा अनुभव है कि लास्ट में राम का नाम ही बड़ा शक्तिशाली है। दिल से मन से करोगे तो उसका प्रभाव कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा है। सर, जो हर बार जैसे आप बोल रहे हो कि एक बाबा हैं जिन्होंने जो ऑलरेडी बता देते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो ये हर बार कर्ण पिशाचिनी की साधना करके ही होता है और भी नेगेटिव साधनाएं ऐसे कुछ होता है? एक तो आप ध्यान साधना जब भी करोगे ना, तो कुछ वेव्स टकरा जाएंगी आपके साथ, है ना, वेव्स। वो कोई बोलेगा नहीं कान में, आपको ये लगेगा कि अरे आते वक्त आपकी ठोकर लगी थी, या आपके मन से ही आएगा कि इसको बोलो कि आप घिया की सब्जी खा के आए थे, तो वो एक्चुअल होगा, वो सच वो। लेकिन आपको ध्यान एक ही मंत्र का रिपीटिशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन बहुत करना पड़ेगा। अब माइंड रीडिंग तो बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कर लेते हैं, हिप्नोसिस वाले कर लेते हैं। हिप्नोसिस वाले भी सब कुछ बता देते हैं, या आँख पे पट्टी बांध के कलर बता देते हैं। राइट। तो वो अध्यात्म नहीं है, ये पावर है वेव्स की। क्योंकि मन में सोचा है, कई बार क्या होता है कि औरतें आती हैं स्पेशली, उनके मन में होता है कि मैं जेठानी का ही नाम लूँ, भाई मेरे पर किसी ने कुछ करवाया है, कुछ बताया, तो उनके मन में चल रहा है कि श्वेता मेरी जेठानी का नाम है, ऐसे नाम ले दें। और प्रभाव ये होता है कि नाम ऐसे ले लिया तो वो कहेंगे मैंने पहले ही बोला था ना, ये जेठानी ही है मेरी। तो ऐसा नहीं होता है। और ये केसेस मैंने यहीं पे देखा था, पूट पे गुरुजी के यहाँ पे एक केस आया था, तो उसमें ना वो बार बार उनकी एक भतीजी था, उनका नाम आ रहा था, तो वो अपने चाचा के पास आई थी कि जी मेरे को परेशानी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, चोरी हुआ था गहना। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, यहीं बैठे रहो,
इस वाली औरत के घर जाओ और ये कहो कि वो जो गोल्ड चुराया था वो ले लो। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता, बड़े उसमें बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो वहाँ गए तो दूसरे जो नाम आ रहा था उसके अलावा किसी के घर से वो निकला सोना स्वर्ण। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा कैसे हुआ, हर जगह तो इसका नाम आ रहा था, मेरे मन से भी ये गया था कि ये नाम ये निकलना चाहिए। बोला वो जो सामने क्वेश्चन कर रहा है ना, वो मन में सोच रहा है बार बार कि इसी का नाम ले, यही है। तो वो जो चीज़ टकराती है ना, जो वेव्स टकराती हैं, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि इसका नाम है। अगर जो कोई बता रहा है तो ये भी मत सोचो कि वो सही बता रहा है, वो गलत भी हो सकता है, आपकी वेव्स ये काम कर रही होती हैं। आपके मन की जो फ्रीक्वेंसी वो है, वो उन तक जा रही है। क्योंकि वो बहुत मेडिटेशन करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ अगर जो आप किसी चीज़ को बार बार घुमाओगे तो सामने वाले के पास इसका इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। तभी कई लोग मन के क्वेश्चन पढ़ लेते हाँ। कि आप ये सोच के आए थे, आप ये सोच के आए थे। ये ऑल राइट सर, एक और केस आप बता रहे थे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था ऑफ कैमरा, जो आप मस्जिद वाला बता रहे थे। मस्जिद नहीं, वो हमारे पानीपत में पीर कलंदर की दरगाह है, बहुत माने हुए अपने आप में पीर हैं। तो वहाँ काफ़ी साल पहले की बात है, एक लेडीज़ पे प्रयोग कर रहा था एक मौलवी, बैठा हुआ था, तंत्र मंत्र कर रहे थे, तो वो ठीक नहीं हो रहा था और मैं देख रहा था कि वो ठीक नहीं हो पाएगी जिस तरीके से। आपको ये इंट्यूशन आ रही थी? इंट्यूशंस आ गई, क्योंकि पहले वेव्स बहुत टकराती थी ऐसी, पॉजिटिव नेगेटिव पे पता चल जाता था। पॉजिटिव टकराएगी तो खुशबू आएगी, संपूर्ण होगा शरीर में, जैसे गुजबम्स बोलते हैं ना, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कोई चीज़ मुझसे टकरा के गई है। तो मैंने काफ़ी देर करते हो गए, तो मैंने उसको कहा कि जी आपसे ठीक नहीं होगा ये केस। बोला जी कैसे नहीं होगा? मैंने कहा ये आप गलत चल रहे हो इसमें। तो मैं आपको सबको बता देता हूँ आपके माध्यम से कि जब भी फेरे हों, चाहे आनंद कारज हों, आप एक कोशिश कीजिए कि शुभ चीज़ें लड़की के साथ ज़रूर हों, वो पवित्र हो, साफ़ सुथरी हो। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर जो साथ में फेरे ले लेती हैं, तो जैसे भगवान के रजिस्टर में लिख जाता है, तो वो भी हस्बैंड हो जाता है, वो बंध जाती है, वो बन जाती है, आप नहीं छुटा पाओगे आप कोई भी। बट ये मेक श्योर कैसे करें, ये भी बता दो कि कुछ आसपास नहीं है नेगेटिव। देखो साउथ के जो पंडित होते हैं बहुत अच्छे से हवा को काटते हैं कुसा से, ऐसे ऐसे करके, यानी वो नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देते हैं। हमारे नॉर्थ के पंडितों को जैसे होता है ना कि पंडित जी और 10 रुपये ज़्यादा ले लो पर जल्दी फेरे कर दो, हाँ, तो वो भी ऐसे चलते फिरते फेरे कर देते हैं, 4 बातें करके। नहीं तो कहीं कहीं 4-4 घंटे के 7-7 घंटे के फेरे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते। उसका कारण उसके लिए बहुत बड़ा है। आपको हवा पवित्र करनी होती है, कोई भी, ये हवाएं ही हैं, नेगेटिव एनर्जी साथ ना जुड़े, उसके लिए उसको शुद्धतम अवस्था में रखो। वो ये हल्दी जो लगाते थे, ये नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए होती थी। साथ में एक चक्कू या कोई ऐसी चीज़ रखते थे ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी पास ना आए। लेकिन आजकल प्रेम विवाह हो जाते हैं, कैसे भी हो जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। लेकिन फेरे ले लिए उसके साथ, तो फिर तो अग्नि साक्षी हो गया, वो भी पति हो गया। फिर आप छुटाते फिरते रहो, चाहे आप बालाजी चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, नहीं होगा। भगवान के रजिस्टर में उनका हो गया है। इस चीज़ का सोल्यूशन है ही नहीं, कोई तो होगा। उसके साथ फिर एक जैसे मांडवाली होती है ना कि 6 दिन के लिए आपके लिए। आप ये केस के एग्जांपल से ही बताओ। केस के एग्जांपल से क्या हो, फिर मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको, सरदार जी थे जो उनके हस्बैंड थे, मैंने कहा क्या पोजीशन है भैया, शादी से पहले क्या थी और शादी के बाद क्या है, आपके बच्चे भी हैं। तो बच्चे मैंने देख लिए थे, वो जिन्नाती बच्चे थे। जिन्नाती बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। सबसे पहले मैंने देखे थे धोला कुआं, दिल्ली में एक मदरसा हुआ करता था, बीच में उसके अंदर की तरफ। उस मदरसे के अंदर मैंने वहाँ पे बच्चे पढ़ते हुए देखे हैं। मतलब इस केस में भी उन हस्बैंड वाइफ की जिन से शादी हो गई थी, जिन से शादी हो गई थी और बच्चे भी जिन के थे। जिन के। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एंटिटी एक ह्यूमन को वो कर दे? ये मतलब दिखने में अलग सा लगता है। देखो टीबी की बीमारी लगा लो, किसी को भी हो, हवा में सारे तरीके के वायरस हैं, पर आपको जुकाम होगा, आपको नहीं होगा। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, अब दिखते तो वायरस कहीं नहीं है, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। अगर जो आपको ये भूत प्रेत भी देखने हैं तो मैं आपको रिवील कर देता हूँ बातों बातों में। N8 नाम का नोकिया का एक फ़ोन आता था, उससे अगर जो आप अंधेरे में फ्लैश के साथ फ़ोटो खींचो तो इन आइडेंटिटी कई बार क्लियर हो जाती है कि वो खड़ी है अच्छा जी, धब्बे के रूप में। नोकिया के उसी फोन में? इसी फ़ोन के साथ है। एक साइबर शॉट कैमरा आता है, सोनी का आता है, 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए, 12.1 से ऊपर होना चाहिए। तो उससे भी आप अगर जो अंधेरे में पिक लोगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे वो धब्बे। कुछ लोग बोलते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल है, रिफ्लेक्स होकर आते हैं, नहीं।
आप उसको अगर शमशान घाट के आसपास लेके जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी आइडेंटिटी यहाँ पे बैठी हुई है। सर सिर्फ यही कैमरास क्यों कैप्चर कर पाते हैं? अगर उसी मेगापिक्सल के कोई और फोन का कैमरा तब भी नहीं कर? नहीं, और कोई नहीं है। आप पंखा बहुत स्पीडली चलाओ और आप इससे फ़ोटो खींचो तो वो रुका आ जाएगा, उस पर कुछ लिखा होगा तो आप पढ़ सकते हो चाहे कितना स्पीड चल रहा हो। तो वो जो जितनी भी स्पीड से जो ये एनर्जीज मूव कर रही होती हैं ये इसको कैच कर लेती हैं। ये आज से पहले कभी किसी ने नहीं बोला होगा, किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बोला होगा, इसके बाद बहुत बोला जाएगा। ये तो सर नई बात सुनी है हमने खुद। अब तो बहुत बहुत बड़ी बातें रिवील करूंगा अगर जो आप पूछते रहे ऐसे तो उसके साथ क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं और उनसे खुशबू आ रही है अलग तरीके की, और गोरे चिट्टे हैं। आप जिन्नाती बच्चों को कभी भी देखोगे गोद में उठाने का दिल करेगा, बहुत प्यारे होते हैं, स्वीट से होते हैं। तो उन्होंने कहा जी शादी के बाद मैं बर्बाद हो गया, भांडे बिचने की स्थिति होगी, मेरे बर्तन तक बिक गए, मेरे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। फिर मैंने मौलवी जी से रिक्वेस्ट करी कि आपका ही नाम लूँगा मैं नहीं लूँगा, अपना क्रेडिट कोई नहीं लेता हूँ, पर इससे बात करने दो। तो जिन से बात हुई, बातचीत करते जिन रहे। मतलब ऐसे रेडीली आ गया? नहीं, उसमें था ही, ऑलरेडी था ही। वो ऐसे हूँ करते रहते हैं, बोलते नहीं है ज़्यादा, वो नहीं करते हैं। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई उससे कि एक बारी कि भाई आप आग से बने हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं, हमारा कोई मेल नहीं है, कैसे हुआ? बोला जी इसके साथ मेरी शादी हो चुकी है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है और मेरी रहेगी और मेरे साथ ही जाएगी। मैंने कहा फिर तेरी है तेरी रहेगी, इसको सरदार जी को क्यों परेशान कर रहा है? बोला ये इसका हस्बैंड बनता है। बहुत देर बातचीत करने के बाद मैंने हर एक को ये बोलता हूँ कि मैं कोई क्लेश नहीं करना चाहता, कोई तुमको दुख नहीं देना चाहता, मारधाड़ नहीं करना चाहता, मैं कर सकता हूँ पर करूँगा नहीं। आराम से बात करो, रिलैक्स मोड में बात करो। तब उनकी बातचीत हुई। बातचीत के बाद उसने कहा ठीक है जी, पहले वो ये कह रहा था पूरा ही टाइम चाहिए मुझे, फिर वो 15 दिन पे आया। 15 दिन के बाद उस पर हुआ कि 15 दिन ये इसके पास नहीं आएगा, नहीं रहूँगा। मैंने कहा इसका स्वास्थ्य है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम उसकी जर्जर हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत थी लेडीज़ की भी। उसके बाद वो स्थिति ठीक हुई। मैंने कहा इसका काम धंधा भी ठीक होना चाहिए, तो उसने कहा हाँ। फिर एक हज़रत सुलेमान है, अगर जो किसी मोमडन से रिलेटेड संबंधित कुछ भी है तो हज़रत सुलेमान की कसम देनी पड़ेगी। सुलेमानी हकीक भी आता है, वो धारण करना पड़ेगा। सुलेमानी हकीक एक स्टोन होता है। स्टोन होता है, काले रंग का होता है, लेकिन हज़ारों सुलेमानी हकीक में से स्पेशल हकीक होता है, वो बहुत सस्ता पत्थर है, लेकिन उसको छाटना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा काम करेगा। उन धारियों में बहुत बड़ा कोडिंग है, वो धारियाँ चेक करके अच्छे से वही देना पड़ता है। उसका असर, ज़्यादा महंगा पत्थर भी नहीं है, स्टोन नहीं है, तो उसके धारण करने के बाद ये नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। फिर उसके बाद उसने बात मानी, हज़रत सुलेमान की कसम खाई, क्योंकि हज़रत सुलेमान के पास लाखों हज़ारों फरिश्ते हैं, फरिश्तों के पास हज़ारों जिन्नात हैं जो उनकी सेना में काम करते हैं, और उन्हीं के थ्रू वे काम करते हैं। उनकी बात को वो टालते नहीं हैं, उनकी कसम को भी नहीं टालते हैं। तो प्रभु की दया से वो ठीक हो गए, अच्छे हो गए। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए ज़िंदगी में। तो अब वो 15 दिन उनके हस्बैंड उनके साथ रहते हैं, 15 दिन वो हाँ। हस्बैंड उस कमरे में भी एंटर नहीं करते? मतलब रात को सोते नहीं हैं उनके साथ। अच्छा। और ये उन्होंने मान लिया था कि ऐसा ही चलेगा? चलेगा, बोला उसका कोई तरीका नहीं है। मतलब ये चीज़ें क्या है कि आपने देखा होगा, मेरे एक गुरुजी तो इसी चक्कर में गए थे, किसी को अलग करने आने के चक्कर में कोशिश करी तो उनकी मृत्यु हुई हो गई उस चीज़ में। अच्छा। उन्होंने बता दिया था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। सिमिलर केस था, किसी के साथ शादी हो गई थी जिनकी, हाँ, शादी हो गई थी जिनकी, और गुरुजी बचे नहीं, बचे। उसमें उन्होंने गंगा जी में बड़ा अनुष्ठान भी किया। एक परिवार में था, उसमें फांसी, सारे आत्महत्या ही करते हैं, सुसाइड। अच्छा। तो नेगेटिव एनर्जी जुड़ी थी, उन्होंने कोशिश करी थी उससे ये अलग करने कैसी नेगेटिव एनर्जी है कि फांसी और ये सभी करवाती है? जो किसी भी गलत तरीके से मरी हुई होती है ना, कोई भी औरत या आदमी, तो वो कोशिश करता है सामने वाला भी उसी तरीके से ही जाए, अच्छा। उसी प्रोसेस से निकले। हर एक कोई ना अपना परिवार बढ़ाने पे लगा होता है वहाँ पे भी। और मरने के बाद माँ के अलावा कोई सगा नहीं होता, ना बाप सगा होता है, ना भाई सगा होता है। माँ है जो लास्ट तक मरने के बाद, वो LIC की पॉलिसी है, जीने के साथ भी जीने के बाद भी। बाकी आप ये सोचो कि आपका पिता आपका सगा हो गया, नो, वो भी आपके साथ गलत कर सकते हैं। पहले ही जनता को मैं ये बता दूं कि इस केस में जो कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं जो होने वाली हैं, वो ये है कि इस केस में मल्टीपल पोजेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पड़ोसियों का ही लगभग हाथ था। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ किस्से को।
तो ये किस्सा पूरा 2001 से स्टार्ट हुआ, और जो विवेक थे उस टाइम पर मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे, तो उनके जैसे जैसे वो बड़े होते रहे उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या हुआ, हमारे इतने बुरे दिन कैसे आए, क्योंकि एक टाइम पे इनके जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे रहे। इनके जो पापा थे वो मछलियों का बिजनेस किया करते थे, और जो अदर जैसे मम्मी और बहन जो थी, घर में 5 लोग थे मेनली, और नाना नानी थे। 5 जो लोग थे, 3-4 तो भाई बहन थे, मम्मी पापा थे। तो पापा मछलियों का बिजनेस करते थे, मम्मी और बहन मिलके जो खेती बाड़ी होती है वो सारा संभालते थे सीजन वाइज। तो विवेक इस टाइम पे क्या थे, सही चल रहा था घर परिवार में सब कुछ, और जिस तरीके से एक छोटा बच्चा खेलता है खेलते रहते थे, तो क्या हुआ, इनने 2001 में 20,000 रुपये अच्छे खासे जोड़ लिए थे। और वो क्योंकि लड़के 3 थे, लड़की 1 थी, शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था, लेकिन जैसे होता है कि घर की जो भाग दौड़ होती है वो नानी के हाथ में थी उस टाइम पे, तो पैसे सारे उनके पास पकड़ा दिए, चाबी भी उन्हीं के पास थी। तो घर में जैसे आसपास के मेहमान आते रहते हैं, तो उनकी नज़र पड़ गई थी उस पैसे पे। जब वो घर वाले आए, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना था, फंक्शन अटेंड करके घर पे आते हैं तो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और लगभग जितने भी पैसे हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं। 20,000 रकम 2001 में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज के टाइम पे तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ नानी की एकदम से नज़र पड़ती है कि एक 500 का नोट पड़ा हुआ उस टाइम पे। तो जब वो घर के अंदर जाती है, देखती है, तो भाई सारे पैसे चोरी हो चुके थे, और घर में मातम का माहौल हो गया था, क्योंकि पैसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। बिहार को छोड़ के पंजाब के एक टाउन में रह रहे थे, उसका नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, पता लगाने की कोशिश की। तो उस टाइम पर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट था इतना स्ट्रोंग नहीं था बातचीत करने में, निकालने में, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहीं अपनी एक गुरुमा थी, उनसे बात करी, जो इनसे घर के 50 किलोमीटर दूर रहती थी। तो उन गुरुमा ने बताया कि आपके पैसे कहीं बाहर वालों ने चोरी नहीं करे, आपके आसपास ही लोग रहते हैं, उन्होंने आपके पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा कुछ टाइम पहले तक ड्रिंक करते थे, उन्होंने ड्रिंक क्विट की थी, लेकिन ये जो सदमा लगा इस चक्कर में उन्होंने फिर दोबारा ड्रिंक स्टार्ट करी। तो जब इनकी पिताजी को पता चला यार हमारे घर के आसपास वाले लोगों ने ही पैसे चोरी करे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने घर आते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं कि आपने हमारे पैसे चोरी करे हैं, हमें कहीं से पता चला है, तो भाई कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हमने पैसे चोरी करें। तो इनके पापा ने जाके पुलिस वालों में कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ये 4 जने हैं जो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं आसपास में, इन्होंने हमारे घर से 20,000 रुपये चुराए हैं। तो सुबह के टाइम पे कंप्लेंट की थी और शाम तक पुलिस वालों ने उन चारों लोगों को उठा लिया। तो वो लोग भी भाई शाणे थे, पैसे चोरी करे, उसी पैसे में से कुछ एडजस्ट वगैरह करके वो वापस आ गए। तो फिर उनके पापा ने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक करने के बाद सबको गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, मुझे मालूम पड़ गया। तो उनमें से एक इंसान था जो चाहता था कि यार इसका मैं कैसे भी मुंह बंद कर दूं। वो इंसान आके बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं, हालांकि उसने चोरी कर रखे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोली कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं तो आप प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर दोगे तो हम आपके पैसे दे देंगे अगर हमारे पास होंगे तो इसके पापा ने बोला एक काम करना, कल सुबह ना आप मेरे साथ चलना, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो अगले दिन ये भी इंसान तैयार हो गया, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था ये किसी ऐसे के टच में है जो भाई देख के बता देगा कि चोरी वोरी तुमने करी है। वही 50 किलोमीटर दूर गुरु माँ के पास जाते हैं, और गुरु माँ सीधा देखते ही बोल देती है इसके पापा को, विवेक के, कि तुम तो चोर को ही अपने साथ लेके आ गए। तो वो जो दूसरा बंदा था वो एकदम से ऑफेंड भी होता है, थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी की है, मैंने चोरी किया है। तो वो बताती है कि 3 दिन पहले जब तुम सारे जितने भी लोग थे दारू पी रहे थे, जब प्लान बना रहे थे कि हम इनके घर से पैसे उड़ाएंगे, हमें पता है पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। तो एकदम से घबरा जाता है कि यार ये बात तो थोड़ी सीक्रेट थी कि हम ऐसे दारू पीते वक्त प्लान बना रहे थे। तो वहां पर वो इंसान बोल देता है ठीक है हमने लिए हैं और घर जाके मैं पैसे दे दूंगा। वहां से ये लोग घर आते हैं, और घर आते आते शाम हो जाती है, तो इसके पापा को लगता है कि भाई सुबह शायद ये पैसे दे देंगे। सुबह वो जो इंसान था जो साथ में गया था वो क्या करता है, अपने सारा घर का सामान बिखेर के और पुलिस कंप्लेंट विवेक के पापा के ऊपर ही डाल देता है कि इन्होंने हमारे घर के पैसे चोरी करे हैं। अच्छा। उन्हीं पर इल्जाम डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को तो पता ही था ये केस क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने विवेक के पापा को उठाया, और उठाने के बाद लेके गए अपने साथ जेल में, वहां पे लॉकर में, और बातचीत करने के बाद उन चारों को भी बुला लिया। भाई आपका पता है किसने क्या कर रखा है, ये शरीफ सा आदमी है, अपने मछलियों का काम करता है, तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो दे दो। और जो दरोगा था उससे छोटे वाले कुछ बिके हुए थे,
तो दरोगा को पता तो चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। उसने साफ साफ बता दिया कि तुमने पहले भी अपने आप को छुड़वाने के लिए अंदर अंदर पैसे खिलाए थे और एक शरीफ से इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने निपटा लो और पैसे दे दो इनके। तो वहां पर से वो इंसान जो विवेक के पापा थे वो छूट जाते हैं। तो ये जो विवेक के पापा थे ये गुरु माँ के पास जाते हैं दोबारा और उनसे बोलते हैं कि माँ, मैं एक लगे हाथ ना पकड़ना चाह रहा हूँ कि कोई मेरे सामने आके ना पकड़ा जाए कि इन्होंने हमारे पैसे लिए हैं। तो गुरु माँ बोलती है कि तुमने बताया था तुम्हारे घर के बाहर ना 500 का नोट मिला था, वो एक बार मुझे दो। तो 500 का नोट लेके कागज में बांध देती है कुछ अभिमंत्रित मंत्र करके और बोल देती है अपने घर के पेड़ के आगे ना इसे टांग देना, जो भी चोर होगा इसे लेने के लिए आएगा और लगे हाथ उसे दबोच लेना। इसके पापा घर आते रात के टाइम पे, अच्छी तरीके से इधर उधर देखते कोई नहीं है ना, पेड़ पे वो कागज टांग देते हैं। बताया था कि 10-12 घंटे के अंदर वो इंसान जो चोर होगा वो आके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके पापा बैठे रहते, पूरी रात जगे रहे। सुबह के जब 10 बजने वाले थे तो एकदम से देखते एक आदमी निकल के आता है और वो कागज निकालने की कोशिश करता है। कहाँ से नहीं पता, जैसा होता ना देखते ही वशीकरण हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो इसके पापा पकड़ते कि अब बता, अब तू इस कागज को चुराने क्यों आया, इसमें पैसे रखे थे, तुझे कैसे पता चला। तो वो इंसान एकदम से होश में आता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं कैसे आ गया यहाँ पर। फिर बोला कि तूने मेरे पैसे चोरी करे हैं, तुम सब मिलके पैसे दे दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आज रात भी इसके पापा ने बहुत ड्रिंक करी और आज रात क्या करें, इसके पापा ने हद से ज्यादा गालियां दे दी उनको, माँ बहन की और दुनिया भर की गालियां दे दी। तो वहां से क्या हुआ भाई, वो जो 4 जने थे ना वो चिढ़ गए बुरी तरीके से कि अब नहीं छोड़ेंगे इन्हें, कि पैसे तक का मामला तो ठीक था, इन्होंने तो गाली गलौज कर दी, माँ बहन की, सारे रिश्तेदार ऐसे वैसे घेर लिए। उन चारों ने क्या करा, विवेक की मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा दी, जो विवेक की मम्मी थी। अब ये कैसे पता चला भाई, इनकी मम्मी की जो एक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन जैसे होता है ना हल्ला गुल्ला होता है, कुछ होता है, इनकी मम्मी का क्या सीन था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ज्यादा वजन गिर गया। तो उस टाइम पर विवेक भी जो था, मैंने जैसे बताया 5-6 साल का था, तो वो पलती उम्र होती है जहां पर वो देख रहा है मम्मी के साथ क्या हो रहा है और एक बच्चे के दिमाग में ये चीजें छप सी जाती है। एक बेटी थी जो सेवा कर रही थी, तो इन्हें ये तो पता चल गया था कि गुरु माँ जो है वो देख के चीजें बता सकती है पर इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पता करना शुरू करते हैं कि यार 1-2 महीने निकल गए और अब सिंपल सी चीज है, जब घर का एक इतना बड़ा सदस्य बीमार हो जाएगा तो ये चोरी चकारी से ध्यान हट जाता है कि इंसान की जिंदगी बचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। और ये करा भी इस मकसद से क्या था, इनको इस चीज में बिजी कर दो। और भाई ये चीज ना आप ऑडियंस भी ध्यान से सुनना और आप भी ध्यान से सुनना कि यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है कहाँ तक जाएगी। ये अपने पता करना शुरू कर दे कि यार कहीं पता करे कोई ऐसा इंसान मिले जो इस मारण क्रिया को कटवाए या फिर काट करे इस चीज के। अभी तक इन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसने करा है क्या करा है ये नहीं पता। तो उनकी बस तबीयत खराब हो रही थी बस तबीयत खराब। अभी आगे वो सीन भी आएगा जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, हल्ला गुल्ला। यहाँ पर सब कुछ शांत था, नॉर्मली जैसे होता है कि वॉमिटिंग आ रही है और कुछ ना खाने के बाद भी वॉमिटिंग आ रही है, ये सारी चीजें चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखाया गया। तो इस चीज में भी इनके बहुत ज्यादा पैसे लग गए थे क्योंकि आम इंसान शुरू में इन सब चीजों पर भरोसा ना करके पहले डॉक्टर के पास जाता है। अब जब पता है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो पहले ही बता दे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, गुरु माँ शायद थी नहीं उनके पास, ये गए नहीं या डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान ना नाम नहीं लेता कि उसने करा है। और इसको पता चल गया था विवेक के पापा को, तो विवेक के पापा उस इंसान को डायरेक्ट ले गए थे, तो वो डिस्प्यूट वाला सीन हो गया कि इस इंसान को तुम सामने लेके आ गए। धीरे धीरे ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसके मम्मी को अलग अलग हॉस्पिटल में लेके गए, सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था। तो इन्होंने पता करना शुरू करा, तो घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक इंसान बैठा हुआ था जो बताता था कि मैं सिद्धि पुरुष हूँ। जब ये वहां लेके गए ना, तब पहली बार इसकी मम्मी के अंदर की एंटिटीज बाहर निकली और उन्होंने इस इंसान को, जो सिद्धि पुरुष इंसान था, उसको देख के हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या कर लेगा, तू निकाल लेगा, तुझे लगता है तेरे अंदर इतनी सिद्धि है कि तू कर लेगा, सारी चीजों को निकाल देगा हमें, हमें एक दो नहीं हमें। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा संख्या में थे वो जो वहां पर भूत प्रेत आ रखे थे। तो उस इंसान ने साफ देख के बता दिया कि भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। वो एंटिटी देख के साफ साफ हंसने लग रही है। तो उसने बोला कि आपको ना फैजलकाबाद या फिर एक जगह है पंजाब में, वहां पर आप चलो, वहां पर मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं एक बार बात करता हूँ। तो उसी टाइम उसने शिष्य ने, उस टाइम पर भाई एसटीडी पीसीओ ये वाली सर्विसेज होती थी, तो फोन करके उससे गुरुजी से बात करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे से ऊंची शक्तियां आ रखी हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ा केस है, 1-2 महीने हो चुके हैं और माता जी जाने की कगार पे है।
तो जो किस्मत में लिखा था कि ये लोग बस करते हैं और बस पकड़ के सीधा उन गुरुजी के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ गुरुजी के पास जब ये पहुंचते हैं तो गुरुजी बैठे हुए थे, वो देखते हैं कि अच्छा, अब ये जो गुरुजी थे ये एक्चुअली में गुरुजी थे। और जो सामने वाली एंटिटीज थी उनने पहले तो पहचाना नहीं कि ये का सामने बैठा कौन है। तो जैसे ही मम्मी आई इनके सामने भी हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या करेगा, तू इसका गुरु है, तू निकाल देगा, तू हटा देगा, हमें तेरे को लगता है कि तू इस तरीके से हटा देगा। तो जो गुरुजी थे बस वो एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम गिन के 7-8 जने हो। मतलब उस फीमेल के अंदर, विवेक की मम्मी के अंदर 7-8 एंटिटीज हैं। ये दिख जाता उन्हें ये गुरुजी साफ बता देते हैं कि तुम 7-8 हो, एक बार जरा मेरे पीछे फौज देखना। तो जब दिखी फौज तो वहां पर सैकड़ों ऐसे मशान, भूत, प्रेत, चुड़ैल जो थे उन्होंने सिद्ध कर रखे थे। उन्होंने बोला कि अब अगर मैं इन सबको तुम्हारे पीछे छोड़ दूं या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। तो वहां पर जो एंटिटीज थी वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं। वो बोलते कि देखो गुरुजी, हमें हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं है, हमें छोड़ा इनके बगल वाले, इनके रिश्तेदारों नहीं है। इनका इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था पैसों को लेके, हमें तो क्या करना होता है, हमें भोग दे के इनके ऊपर भेजे और मारने के लिए बोला है, मारण क्रिया की हुई है। तो गुरुजी साफ साफ बोलते कि एक काम करो, मैं इससे पहले तुम्हें कुछ हानि पहुंचाऊं, तुम खुद निकल जाओ। तो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप एक काम करो, आप जो अपनी तरफ से कर सकते हो कर दो, हमें निकाल दो, हम जाने को तैयार है। पर आपको पता है अगर हमें कुछ बोला गया तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। हमें बोला हुआ है सीधा सीधा इसकी मम्मी को खत्म करना है, लेके जाना है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से क्या करा, एक ताबीज बना के दे दिया। अब गुरुजी ने भी थोड़ा सा हल्के में ले लिया था इन सब चीजों को। गुरुजी ने एक ताबीज बना दिया और ताबीज देके इन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो जब ये बस में वापिस आ रहे थे ना, तो जो गुरुजी का शिष्य बैठा हुआ था उसकी नजर पड़ती है। वो सामने सामने देखता है इसकी मम्मी के गले से ताबीज किसी ने पकड़ा जो अदृश्य था और ताबीज फेंका जमीन पे, बस के अंदर ही। वो सिर्फ उसी को दिख रहा है। वो सिर्फ उसको दिखा क्योंकि घर वालों का ध्यान नहीं था। अब जब शिष्य बैठा था वो यही देखता ना गुरुजी ने ऐसा क्या दिया है, दिव्य है कुछ, हमें भी ये शिक्षा एक बारी को मिलेगी। तो वो ताबीज जैसे ही नीचे पड़ा वो बहुत ज्यादा घबरा गया और इसकी मम्मी जो थी, जो अभी तक बस में ऐसे बैठी थी, सीधा यूं हो गई। एक बार यूं नीचे करा और फिर शिष्य की तरफ देख के बस उसको इस तरीके से घूरना शुरू करा। तो वो समझ गया कि भाई प्रभाव बहुत है इस एंटिटी का जिसने भी ये चीज करी है। ये बोलता है भाई बस से अगले स्टॉप पे उतरो और गुरुजी को फोन करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ फिर दोबारा दिक्कत हो रही है। ये बस से उतरता है, शिष्य जो है गुरुजी को फोन करता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया और ताबीज जो है सीधा उतर के नीचे गिर चुका है। तो ये जो गुरुजी थे वो भी समझ चुके थे, भाई दूसरी पार्टी को पता चल गया कि इन्होंने उतारा करवा लिया है। तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, इनको घर तक मत पहुंचने देना, इन्हें वापस लेके आ जाओ मेरे पास। शिष्य अपनी तरफ से इन्हें वापस लेके जाता है गुरुजी के पास। और जब गुरुजी के पास लेके जाता है तो गुरुजी अब देखते हैं कि भाई अब इसके पास कम से कम 30-40 ऐसे ऐसे प्रेत आ रखे हैं जो हैं शक्तिशाली। तो गुरुजी सामने सामने बात करना शुरू करते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो वो बताते कि तुमने उन्हें भेज दिया, उन्होंने उठा के हमें भेज दिया, मतलब तुमने इससे पहले वाले हटा दिए, अब हमें भेज दिया। तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ही रहो ना, मैं तुम्हें भोग दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इतने सारे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तुम भी हम में शामिल हो जाओ। तो वो जो एंटिटीज थी वो ये तो देख रही थी भाई जो सिद्ध गुरुजी है जो इस तरफ के हैं वो भोग देते हैं, शराब का भोग भी देते हैं, कलेजी वलेजी मीट मच्छी भी देते हैं। तो एक बारी को एंटिटीज हंस के बोलती है कि हमारा तो बहुत मन है तुम्हारे साथ आने का, लेकिन जो हमें कार्य दिया वो तो हमें करना पड़ेगा। तो गुरुजी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ महादेव का एक त्रिशूल रखा था, वो त्रिशूल जमीन पे मारते ही वो जो एंटिटीज थी वो बोलना शुरू कर दिए कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें हटा दो, हम चले रहेंगे। गुरुजी ने क्या करा, मारण क्रिया की उस टाइम पर काट करी। उधर 3-4 दिन का हवन चला, वहीं पर पूरा परिवार रहा और नानी जो थी वो घर पे रही, बाकी सारा वहां से मारण क्रिया पूरी साफ कर दी। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी कि एक काम करना, तुम जितनी जल्दी हो सके ना थोड़े दिनों के लिए इन रिश्तेदारों से दूर हो जाओ। क्योंकि हो क्या रहा था, लोग अक्सर सामने से चल के जाते तो उनके पैर की मिट्टी उठा ली, या कपड़े सूख रहे तो सब कपड़े उठा लिए, कुछ भी ऐसी चीज डीएनए के तौर पे ले लेते थे जिससे वो क्रिया कर देते थे। अब सिंपल सी चीज है, बाबा सिद्ध एक और कॉम्पिटिटर में 4-5 बैठे हैं, तो भाई अगर 5 तांत्रिक भी वहां से कोशिश करेंगे तो एक पे तो भारी पड़ेंगे। और ये चीज भी आगे हुई। इन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े वाला बेटा था, विवेक तो तीसरे नंबर पे था, सबसे बड़े वाला जो बेटा था उसका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं। तो प्रदीप का रिश्ता देखने लगे कि यार हम एक काम करते हैं इसकी शादी करवा देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से सस्पेंस कैसे बदल के आएगा। इन्होंने क्या करा, 3-4 महीने में जितनी जल्दी हो सके प्रदीप के लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू करी और बिहार के एक एरिया में एक लड़की मिल गई।
तो इन्होंने कहा हम बिहार जाएंगे और वहीं से अपने बेटे की शादी वगैरह करवाएंगे और वहां से अपना रह के कम से कम 3-4 महीने फिर हम पंजाब वापस आएंगे, तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब जो पड़ोसी थे उनकी नजर थी कि ये साले अच्छे से रह कैसे रहे हैं, ये अभी तक मरे क्यों नहीं, इनके घर का कभी अभी तक एक भी नहीं मरा हुआ, किसके ये टच में हैं, कैसे ये बच रहे हैं, उस उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। ये क्या करते हैं, प्रदीप की शादी के लिए पहुंच जाते हैं सीधा बिहार। और जो सबसे मजे की चीज थी, जो पंजाब में जितने भी रिश्तेदार इनके रह रहे थे ना, उनकी भी बिहार में कहीं ना कहीं जान पहचान थी। तो इन्होंने क्या करा, फोन करके वहां बता दिया कि यहाँ से निकल गए, वहां आएंगे, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इन्हें कैसे मारोगे। अब ये जो दुश्मनी है ये पंजाब से बिहार तक पहुंच गई। ये ट्रेन से बिहार उतरे हैं और वहां पर एक रिश्तेदार पहले से ही मौके वारदात पर मौजूद था। वो आते ही सीधा प्रदीप जो सबसे बड़ा वाला लड़का है उसके कंधे में हाथ रखता है, और भाई इतने दिनों बाद आया, कैसा है, बढ़िया, ये हुआ। तो ये सारे सामान उतार रहे थे, इनका ध्यान गया नहीं। जब तक विवेक के पापा ने देखा तब तक तो उस बंदे ने इसके जो प्रदीप भाई है उसका पान खिला दिया। अच्छा। वो पान में भाई पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो इसके पापा ने जैसे ही देखा, वो सामने वाला तो पान खिला रहा है और वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो इसके पापा ने डांटा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी मुश्किल से हमारे लाखों रुपए कट के लगे हैं तेरी मम्मी के इलाज में, और गुरुजी ने बोला था कि तेरे को ये सब कुछ नहीं करना, तू भाई यहाँ पे बैठ के पान खाने लग रहा है। तो ये बताता है, पापा इतने दिनों बाद आया था, वो दोस्त एकदम से सामने आ गया, उसने पान दे दिया, मैं कैसे मना कर देता, ये वो करके इनका ठीक है। अपने बिहार वाले घर में आते हैं, भव्य स्वागत होता है क्योंकि पहले अच्छा कारोबार था, सब कुछ बढ़िया था, जो बाकी रिलेटिव्स थे उन्होंने स्वागत किया। रात की शादी होती है बिहार में, लड़की पसंद करी थी, लड़की आई और लड़की से शादी वादी की। तो जब ये बारात लेके गए थे तो वहां पर पहले ऐसा होता था 2001 से लेके 2005 में, कि शादियों में ना लड़की को बचा के रखते थे, क्योंकि कहा जाता है बिहार में ये भूत प्रेत के सीन बहुत होते थे पहले, की लड़की के ऊपर आ ही जाती थी आत्मा। जैसे शादी होती है पर्टिकुलरली उसी दिन। जिस दिन विदाई का टाइम होता है ना, उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता ही है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत 2001 से 5 में मेंशन किया था। उस टाइम पे आप पता करना, किसी से भी होता ही था कि बारात लेके जा रहे तो दुल्हन एकदम से पोजेस हो जाती थी कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने क्या करा, शादी वादी करी, और बारात जो थी, मतलब जैसे शादी रात को निपटी, तो वहां पर ये एक रिचुअल होता है कि आप चाहो तो दिन में विदाई कर दो या फिर अगले दिन शाम को। तो परिवार वालों ने बोला भाई हम शाम को विदाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें अपनी बच्ची के साथ गुजारने। तो सुबह सारी बारात उठती है, फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ा घूमती फिरती है। और इस टाइम पे जो प्रदीप थे ना, जिन्होंने पान खाया था, उनका दिमाग घूम गया था। वो पता नहीं कहाँ ही रहने लगे, वो जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या करा, वक्त गुजरा और वो जो लड़की थी, शाम होते ही विदाई के लिए 2 टेम्पो मंगाए। उस टाइम पे भाई ये टेम्पो ही चलते थे, एक में लड़का लड़की और थोड़े परिवार वालों को छोड़ा, दूसरे में बाकी लोगों को छोड़ा, और इन्होंने विदा करा बिहार के प्रदीप जो लड़के थे उनके घर की तरफ। ये जा रहे थे और एक पुलिया आई, पुलिया पे जो दुल्हन थी वो हो गई पोजेस, उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई पुलिया के ऊपर एग्जैक्टली, और पुलिया वहीं पे टेम्पो वम्पू सारे रुकवा दिए। और पुलिया पे क्या पूछा गया कि वो जो प्रदीप था उसे बोला भाई तुम अपनी पूछो इससे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके ऊपर एंटिटी आ रखी थी लड़की के ऊपर, और लड़की बोलना शुरू करती है कि ऐसा है, मैं तो अपने लड्डू का भोजन लेने आई हूँ, मेरे लिए ये जितने भी लड्डू है ये तुम इसमें फेंक दो पुलिया में और मैं चला जाऊंगा। तो इनका यही था यार, अगर किसी एंटिटी से भी नॉर्मली बात हो रही है, वो साला लड्डू मांग रहा, फेंक दो लड्डू, लड्डू और आ जाएंगे। उसने क्या करा, प्रदीप ने सारे लड्डू फेंके, वो एंटिटी वहां से निकल गई। हाँ। ये हो गए नॉर्मल। अब इसका भी कनेक्शन है, ये आ जाते हैं घर, और घर पे आने के बाद मुश्किल से, जैसे बिहार वाले घर पे आए, मुश्किल से इनका 1 महीना भी मुश्किल हुआ होगा। वो जो लड़की आई थी ना बहू रानी के रूप में, भाई उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर है, मेरे से इतना काम नहीं होता, अच्छा। मेरे से इतने बर्तन नहीं मांजे जाते, इतना खाना कौन बनाएगा, 3-3 4-4 टाइम का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है। नई नई जब बहू आती है तो उसे देखने भी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो कभी चाय बन रही है कभी कुछ बन रहा है, उसने इस तरीके से लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते होते उसने क्या करा, एक दिन वो खाना बना रही थी और विवेक उस टाइम पे अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा था कि घर में आए दिन झगड़े हो रहे, जबकि नई बहू रानी आई है। विवेक उस टाइम पे मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा। इसने देखा एक दिन जो इसकी तो भाभी लगी, भाभी जो इसकी अपने उसमें चूल्हे में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते जैसे इसने बोला होगा भाभी कि मुझे भी 2 रोटी दे दो, उसने क्या करा, जो तवा था वो फेंक के मारा एक साइड, और वो सीधा घर के बाहर भागना शुरू करती है।
तो अब विवेक को ऐसा लगा कि घर में सारे तो इधर उधर और के कोई है नहीं, ये अपनी भाभी के पीछे भागना शुरू करता, भाभी क्या हुआ, भाभी क्या हुआ। तो गांव के पास एक नहर थी, उसमें भाभी ने मार दी छलांग। और ये था छोटा जो विवेक था, ये हो गया बहुत ज्यादा, घबरा गया कि यार भाभी ने तो छलांग मार दी, भाभी निकले ना निकले, मैं अगर छलांग मारूंगा मैं तो गया। हालांकि हल्का फुल्का तैरना आता था, मट्टी चलने वाला पानी था। इसने देखा भाभी उस साइड से निकल गई तैर के। इसने क्या करा, ये सोचा भाई यार या पार देखा जाएगा, इसने भी छलांग मार दी। इसने छलांग क्या मारी, इसने तो ये बताया भाई मुझे तो धक्का मारा किसी ने नहर में। जैसे होता ना कि कोई एंटिटी है तो खींच लेगी, इसे मारो सबसे पहले। ये भी निकल गया पार, इसने अपने गुरुजी का नाम लेते लेते ये भी पार निकल गया। जब ये पार निकला तो उस टाइम पे इसकी भाभी ने देख के बोला बड़ी हिम्मत है तुझ में। इसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा कि भाभी घर चलो, वो बेहोश हो गई। एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ भाई, जब ये टम्पू में आ रहे थे ना, तो सारे गांव वाले पता क्या कर रहे थे, इनके ऊपर रंग और मिट्टी फेंक रहे थे दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वैसा क्यों? ये रिचुअल ये रिचुअल है, किस चीज का है अभी आएगा। तो इसके भैया भैया सब आए, प्रदीप वगैरह देखा यार दुल्हन को क्या हो रखा है ऐसे वैसे, तो घर पे लेके आते दुल्हन को। और दुल्हन जब घर पे आती है तो थोड़े दिनों में उसे लेके आ जाते पंजाब, कि भाई वहां पे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई दुल्हन एक्चुअली में पोजेस थी, वो जब पुलिया से निकली थी वो तभी पोजेस हो गई थी, और एक्चुअली में वो पोजेस तभी हो गई थी जब उसके ऊपर रंग और मिट्टी फेंकी थी। सिर्फ उसी उसी से रंग से ही, रंग गिरने से। हाँ अभी पता चलेगा आगे क्या हुआ था। ये आगे पंजाब, और पंजाब में इनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। और ये जब वापिस आए ना तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि चलो अपने साथ कुछ नया लेके आए हैं एंटरटेनमेंट। अब ये नहीं पोजेस होगी तो वो तो पोजेस होगी। तो वो जो लड़की आई थी, जो बहू रानी आई थी भाई, वो आए दिन कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, घर में लड़ाई है, झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कर रही है घर में, जैसे कि? भाई खाना ना बनाना, लड़ाई करना, बार बार इनके आपस में लड़ाई होती थी। कभी ड्रिंक करके आ गया हस्बैंड तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों को टाइम पे खाना ना देना, वो मम्मी की तरह कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारी माँ है। वो लोग बिहार में रह गए थे इसके मम्मी पापा, ये लोग पंजाब में आ गए, तो इनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई। एक दिन जो प्रदीप था उसने क्या करा, अपने पापा मम्मी को फोन करा कि एक काम करो, एक बार इसे दिखवा लो कि इसके साथ मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाह रही। तो जिस टाइम दिखवाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम इस लड़की ने क्या करा, वहां पे शाउट करके एकदम से बोली तुम किसी से ही दिखवा लो, मतलब जैसे एंटिटी आ जाती, किसी से भी दिखवा लो, जिससे दिखवाना दिखवा लो, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। उस लड़की के अंदर से आवाज आई, मेल की किसी की, कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। ये समझ गए भाई कि इसके साथ कुछ ना कुछ कर रखा है। लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा था यार पंजाब आए हमें मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, किसने कर दिया, मतलब अभी तक तो साइड वाले भी एक्टिव नहीं हुए, तो करा किसने है। ये पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी भाई ऐसी बात बता देते हैं कि ये कौन सा चैप्टर खुल गया। गुरुजी बोलते हैं भाई ये और किसी ने नहीं करा, लड़की के नाना ने ही करा है। हाँ। लड़की के नाना ने करा है। तो ये पूछते हैं लड़की के नाना ने क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तुम्हारा भाई प्रदीप उन्हें एक आंख पसंद नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी और रंग फेंकने वाला रिचुअल था, तो जितने भी तुम्हारे नाना के जान पहचान के आदमी थे ना, वो एक तरीके से काला जादू परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, मिट्टी और रंग फेंक के। तो पूछा गया अब क्या करना है, तो बता दिया कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो उसके नाना को भी अच्छी खासी काले जादू की विद्या है, वो फिर दोबारा इसे कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसका उतारा करवा के और इसे हम भेज देंगे वापस, मतलब डाइवोर्स ले लेंगे। क्योंकि जब नाना नहीं चाहता रखना लड़की को, घर वालों ने तो भेज दी, कैसे ना कैसे रिश्ता भी हो गया, क्योंकि बताया था मैंने प्रदीप के बहुत जल्दबाजी में रिश्ता देखा गया था। तो नाना को पता चल गया कि भाई ये लड़की को रखने नहीं वाले, तो नाना जी को बुलाया उन्होंने बिहार से और बोल दिया हम आपकी लड़की को रख नहीं पाएंगे। तो नाना बोलता गया कि मैं अपनी लड़की को तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब ये चीज बगल वालों को भी पता चल गई, और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए कि चलो भाई हम तो थे ही साथ में, ये और हो गए। अब इन दिनों क्या हुआ ना भाई, जब ये लास्ट गुरुजी के पास होके आए थे, तो इसके बाद इन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मिलना कम कर दिया था। और जब ये गुरुजी के पास गए थे ना कि ऐसे ऐसे दुल्हन के साथ हो गया, तो गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए थे कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया, वैसे कोई काम होता तो तुम मेरे पास आते हो, तुमने वैसे मुझे शादी में बुलाया नहीं। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, यहाँ से उतारा करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, ये तो इसके नाना के भेजे छोटी मोटी आत्माएं हैं, इन्हें तो मैं रख लूंगा अपने पास। तो एग्जैक्टली 16 जिन थे उस औरत के ऊपर जो उसके नाना ने भेज रखे थे कि लड़की को आप हार्म नहीं करोगे, इनका घर बर्बाद करना है आपको। तो वो क्या करा, उन सिद्ध गुरुजी ने अपने बांध के अपने पास रख लिए। ठीक है भाई,
नाना जी लेके चले गए दुल्हन को, और दुल्हन को ले जाने के बाद बोल के चले गए मैं बर्बाद कर दूंगा। अब उस नाना ने क्या करा, फिर प्रदीप को टारगेट बनाया। प्रदीप के ऊपर कुछ ना कुछ होने लगा, धीरे धीरे वही घर में फिर दोबारा अब लड़का जो है वो लड़ाई करना शुरू कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू कर रहा है। तो इन्होंने फिर दोबारा किसी और से अप्रोच करा। एक चिंतपूर्णी में वहां पर एक तालाब है, तो वहां पे बताते कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है ना, वहां पर आप उस तालाब में नहा के आ जाओ, तो उस तालाब के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो बंद जाती है। किसी ने इस तरीके से बताया कि भाई आप बाबा के पास जाते हो 50-50 100-100 किलोमीटर दूर, एक बारी में ले जाओ, चिंतपूर्णी के पास एक तालाब है उसमें नहला दो, सारी एंटिटीज अंदर रह जाएगी। उनमें एक एंटिटी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, उस एंटिटी ने ये चीज सुन ली। वो एंटिटी क्या करा उसने, वो घर में ही रहेगी। बाकी सारे कितने 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। और जब ये वापिस आए ना, तो आराम से बैठे थे सारे। 2 दिन तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे कि चलो भाई फाइनली सब उतर गया। तो 2 दिन बाद वो एंटिटी निकल के आती है, और सीधा जैसे होता ना सबके सामने, विवेक जो रिकॉर्डिंग में भेजा उसने बोला भाई मेरे आंसू छूट गए थे कि मेरा भाई के अंदर से कौन बात कर रहा है। तो वो एंटिटी आके बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम वहां लेके चले जाओगे, तालाब में मिला दोगे, तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगा। बोला मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे बगल वाले मौज मस्ती करते होंगे, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। मैं तो यहीं रह गया था, तुम लेके चले गए 300 को बंदवा ले, चिंता मत करो शाम तक 500 और आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा पूरी। सीधा बोल दिया कि तुम चिंता मत करो 500 और आ जाएंगे। और भाई यही हुआ। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया और वहां से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना 12-13 टुकड़े तोड़ के, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, सारे भूतों को खाना दे रहा था। और भाई घर वालों ने ये चीज देखी, और मम्मी पापा बिहार में थे, इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो जो छोटे वाला भाई था प्रदीप से, उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ और इसको साले को बांधते हैं, कुर्सी से बांध के बेड़ियों से सब पूछेंगे है कौन। भाई वो जो लड़का था उसके अपने बिहार में अच्छे खासे दोस्त थे, उसने 7-8 बंदे बुला लिए और प्लान करा, पी तो रखिए होश होगा नहीं, पकड़ के पूछेंगे ये भाई है कौन। तो क्या हुआ, जो प्रदीप था, प्रदीप ने अपने 7-8 दोस्तों को बुला लिया, कोई रस्सी लेके आ रहा है, कोई लोहे की बेड़िया लेके आ रहा है, क्योंकि पता तो था इनके घर में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हो एक्चुअली में रहा क्या है, कि कौन है क्या नहीं है। अब भाई ये जो सोच के आए थे ना, इनके ऊपर वो पलटवार हो गया। जैसे ये सोच रहे थे कि पी रखी होगी दबोच देंगे, ये उसके पास पहुंचे और प्रदीप के ऊपर एंटिटी आ गई। प्रदीप ने मारना शुरू करा, इधर उधर फेंक रहा है, 2 जने इधर, 3 जने उधर, 3 जने उधर, लेकिन फिर भी जैसा होता ना कि भाई कूद पड़ो सारे के सारे, और पकड़ के उसे बांध दिया बेड़ियों से। अब बेड़ियों से बांधने के बाद ये लोग बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा अंदर पूछने के लिए, इतने में वो चल के आ गया, बेड़िया खोल खोल के 2 सेकंड के अंदर चल के आ गया कि हाँ बांध लिया। और वो होश में था प्रदीप उस टाइम पे कि भाई बांध के क्या मिला मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसा सीन है। तो वो एंटिटी आके बोलने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे बारे में पता कर लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो मुझे निकाल सके, क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत बड़े बड़े धक्के मिलने वाले हैं। और ये इस चीज को समझ नहीं पाते कि धक्के क्या मिलने वाले हैं, मतलब ऐसा होने क्या वाला है कि भाई ये सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। और ये जो हालत इन्होंने देखी ना, कि एंटिटी ने बोला कि मुझे निकालने वाला ढूंढो कोई, तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, जितने भी दोस्त थे सारे भाग गए। कि भाई हमने बेड़ियों से बांधा था, 2 सेकंड में खुद चल के आ गया है। कि मतलब कितनी पावर हो गई इस बंदे में, इसने बेड़िया खोली कैसे, जैसे ताबीज अपने आप टूटा, ये दूसरा सीन था कि बेड़िया अपने आप खुल गई, ये वाला सीन जो था। प्रदीप, वो विवेक जो है जो बता रहा है, उसने क्या करा, अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया कि आप वापस आ जाओ और भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई मरा नहीं है लेकिन अब मरने शुरू हो जाएंगे। उधर से एक तो नाना का वो करा धरा, इधर से पड़ोसी करने लग रहे हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, बातचीत करी, और भाई अब जो सस्पेंस खुला, ये बोले कि चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गए गुरुजी से मिलने, इन्हें पता चला गुरुजी खत्म। उन्होंने ही कर दिया। अब ये देखते हैं कि उन्होंने करा नहीं करा, लेकिन इन्हें पता चलता है गुरुजी इस दुनिया में है नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा पता किसे लगता है, विवेक को, क्योंकि विवेक जो लड़का था ना, वो उन गुरुजी के पास बहुत खेला। मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि गद्दी पे पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उठा लिए, तो गुरुजी का भी बहुत लाड था कि विवेक को उन्होंने खिलाया था गोद में। तो इस टाइम पे इमोशनल हुआ कि भाई मैंने अपने नाना जी को खो दिया, या कोई बड़े थे उनको खो दिया, कि हम गए हमें मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो गद्दी संभाल रहा था उस टाइम पे उनका शिष्य था, और उस भाई को अभी संभालना नहीं आ रहा था कि सिद्धियां नई नई मिली है तो सबको एकदम से पावर कैसे पकड़ी जाए सिद्धियों पे।
इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इन चीज़ों को संभाल पाऊंगा। तो भाई के ऊपर से जब उतारने की कोशिश करी तो भाई इसको भी झटके लगे, जो सामने बैठा बंदा था, क्योंकि गुरुजी की बात अलग थी और इसकी बात अलग थी। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे, ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो। वो जो एंटिटीज आई थी, भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था। एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। तो अगले दिन शाम को इनकी मम्मी रोने लगी, जो विवेक की मम्मी थी, कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी बहू भी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई वो जो प्रदीप था ना, उसके अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी आई, जिसने पता है क्या बोलना शुरू करा, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ से चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया छोड़ दी। और ये कौन था, वही शुद्ध गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला ये जितने भी करने वाले हैं ना, इनको एक एक करके खत्म कर दूंगा मैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कल शाम 5 बजे का वक्त का इंतजार करो तुम, और सुबह 10 बजे देखो क्या होगा। 10 बजे और 5 बजे बोल दिया, भाई बगल वालों में 10 बजे सबसे पहला इंसान जो रात को पी के सोया था वो खटिया पे सोता ही रह गया, जो करने वाला था। शाम के 5 बजे दूसरा बंदा लुढ़क गया उनमें से। अच्छा, पड़ोसियों में हाँ, से। पड़ोसियों में से जो करने वाले थे। गुरुजी काम कर रहे हैं पूरा। गुरुजी ने बोला था 10 बजे और 5 बजे का इंतजार करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और 10 बजे एग्जैक्टली एक बंदा पी के सोया था खटिया पे, वो उठा ही नहीं। 5 बजे वाले की जो भाई मौत हुई, वो बंदा पता नहीं कहाँ गांव से आ रहा था, ट्रैक्टर से उतरा, और ट्रैक्टर चलते से उतरने का होता है ना, ट्रैक्टर तो भाई रुकता नहीं, खड़खड़ करते चलता रहता, उसका पैर आया नीचे और उसके छाती पाड़ता हुआ टायर चला गया आगे। दूसरे की मौत हुई ऐसे शाम को 5 बजे के बाद। इन्हें लगा गुरुजी प्रोटेक्शन में है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन विवेक को ना एक डाउट हो रहा था, यार ये गुरुजी की आवाज लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पितर होंगे या कुछ होंगे। चलते चलते इस केस को काफी टाइम हो गया, तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 महीने बाद इनकी मम्मी बैठी हुई थी, और जैसा होता है ना, गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुजी जब तक थे तो कितना सब कुछ सही था। गुरुजी आ गए इनके अंदर, मम्मी के अंदर 2 महीने बाद, और साक्षात बता दिया। और उस टाइम पे उनकी मम्मी रो भी रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन लोगों ने मुझे अपने पास बांध के रख लिया, उन लोगों ने अपनी एंटिटीज भेज भेज के मुझे मरवा दिया, और मुझे वहां बांध रखा है। ये तो जब एक वो होता है ना, पहरा कमजोर हो जाता है उनका, तो मैं निकल के बच्चों को देखने आ जाता हूँ, वरना उन्होंने मुझे बांध रखा है। और मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मुझे ही पता है, क्योंकि जब मैंने दोनों को खत्म करा ना, तो इन्होंने क्या करा, पूरी मशानी क्रिया मेरे ऊपर बांध दी। मशान की एक एक एंटिटी मेरे को पकड़ के खींचती है, रौंदती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।